गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज के लेक्चर 8 में हम पार्ट 5 में ही अगली कड़ी में पढ़ेंगे। लोकतंत्र का जो हम आलोचनात्मक परीक्षण देख रहे हैं उसमें लोकतंत्र के जो बाकी के अवगुण उसका अध्ययन हम करेंगे 7, 8, 9 और 10। इसमें हम देखेंगे कि लोकतंत्र में गुण और दोषों का जो हमने चर्चा की थी उसके आधार पर लोकतंत्र का हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, उसके क्या गुण है। हमसे तात्पर्य है कि जो लोकतंत्र के जो समर्थक नहीं हैं, जो लोकतंत्र के आलोचक हैं, उनका क्या कहना है, वो लोकतंत्र में किन दोषों को देखते हैं और उसके विपक्ष में क्या तर्क देते हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों 7वें नंबर पे 1 से 6 तक हम पहले पढ़ चुके हैं कि सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय। अपव्यय का मतलब होता है बर्बाद होना या उसमें कमी जो आ जाती है। कि सार्वजनिक धन जो जनता का पैसा लगता है, और अधिकतर आपने देखा होगा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, चुनाव। क्योंकि राजनीतिक दल जो होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के लिए वो अपने उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करते हैं। तो चुनाव लड़ने के लिए बच्चों बहुत पैसा चाहिए, और ये पैसा लाने के लिए कई बार राजनीतिक दल जो होते हैं उनका एक लक्ष्य होता है, आखिरी लक्ष्य की बस उनको अपने जो दल है उसकी जीत चाहिए, अपने उम्मीदवारों की जीत चाहिए। और जीत पाने के लिए कई बार वो गैर तरीके भी अपना सकते हैं, कानूनी तरीका भी अपनाते हैं और गैर कानूनी भी। और इसमें सबसे बड़ी बात आ जाती है पैसे की। और इसके लिए कई बार वो ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव में लाने का प्रयास करते हैं जिनके पास, जो अमीर वर्ग के या जिनके पास बहुत पैसा है, या जो पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा चंदा दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, ऐसे लोगों को वो उम्मीदवार के रूप में खड़ा करते हैं। तो एक तरह से क्या होता है, पार्टी में पैसे और अपराधी तत्वों की घुसपैठ भी अपन मान सकते हैं, वो हो जाती है, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं मानी जाती है। और समय का अपव्यय तो होता ही, क्योंकि लोकतंत्र में आपने देखा होगा जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में बहुत लंबे समय तक चुनाव प्रचार चलता है। कार्यकर्ता जो हैं वो भी जो है सारी सहूलियतें जुटाते हैं उम्मीदवार के लिए, भाषण के लिए स्थान तय किए जाते हैं, पूरा तंत्र जो होता है इसमें जो है लग जाता है। तो सरकारी तंत्र भी इसमें ज़्यादा लग जाता है, प्रशासनिक तंत्र। आपने देखा होगा चुनाव में ड्यूटीज़ भी लगती हैं। तो ऐसे समय में समय भी जो है बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, जिसको लोकतंत्र के जो विपक्ष में बोलने वाले जो आलोचक हैं वो इसे उचित नहीं मानते हैं। वो कहते हैं इसमें बहुत ज़्यादा समय और धन की बर्बादी होती है, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और भारत जैसे जो विशाल देश है, विकासशील देश है, वहाँ पर ये समय और धन की बर्बादी सही नहीं मानी जा सकती। दूसरा हम देखते हैं टॉपिक उदासीन मतदाता। उदासीन है ना, जो रुचि ना लें। अपन लोकतंत्र की एक पहचान क्या देखते हैं, लोकतंत्र है ना जनता का शासन। और जब जनता ही रुचि ना ले, क्योंकि जनता को एक बहुत बड़ा अधिकार मिला है, वयस्क मताधिकार, वो अपने मताधिकार का उपयोग करके और उसको एक जो संतुष्टि मिलती है किस बात की, कि उसने अपनी सरकार का चयन किया। और इसका चयन वो किस माध्यम से करती है, चुनाव में जो लोग उम्मीदवार खड़े होते हैं उनको वो चुनती है, जिसको वो अपना देखती है कि हाँ भाई ये सत्ता में जाकर के जनता का भला करेंगे। वो ऐसे उम्मीदवार जो योग्य, जिसको मानती है, अनुभव मानती है जिनमें है, उनको वो वोट देने जाती है। पर प्रायः देखा जाता है कि जो लोकतंत्र का मुख्य आधार है, बुनियादी आधार कि बहुसंख्यक का शासन, वो ये बात यहाँ पर नहीं हो पाती। क्योंकि जब सारी जनता वोट देने जाएगी नहीं, केवल देखा जाता है 50 से 60% तक की जो मतदाता हैं वो मतदान करने जाते हैं, बाकी की रुचि इसमें नहीं होती। उनका मानना है कि जो उम्मीदवार खड़े हैं वो इस लायक नहीं है कि उनको वोट दिया जाए, या वो उनको पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे में बहुसंख्यक की राय कैसे मानी जाएगी, फिर लोकतंत्र का अर्थ ही नहीं रह जाएगा कि लोकतंत्र अर्थात बहुसंख्यकों का शासन। तो सरकार ने इसके लिए एक प्रयास किया है, सरकार ने इसके लिए एक नोटा का प्रबंध रखा है। नोटा है ना, नन ऑफ अबव, कि जो उम्मीदवारों की जो एक पूरी लिस्ट निकलती है, कुछ जो वोट देने जाते हैं, तो वहाँ पे एक लास्ट में एक ऑप्शन रखा जाता है नोटा, अर्थात ऊपरी जो नाम है उनमें से अगर आप किसी को अपने लिए सही नहीं मानते कि ये सत्ता में जाकर के जनता का भला करेंगे, या आप समझते हैं कि वो अनुभवहीन है या योग्य नहीं है, तो आप उसके लिए नोटा का जो ऑप्शन जो आपको दिया गया उसको भी वहाँ पर जाकर के अपना वोट दे सकते हैं। तो ये जो उदासीनता है ये सही नहीं मानी जा सकती। अगर मतदाता ऐसे, अगर इनका रेशो कम होता जाएगा वोट देने वालों का, तो ऐसे में सही जो है रुझान पता नहीं चलेंगे, रुचि पता नहीं चलेगी, और ये एक लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ ही नहीं रह जाएगा, जो कि इसके अर्थ को बताता है जनता का शासन। तो ये उदासीन होना मतदाता का, ये बहुत बड़ी कमी इसकी सामने आती है। फिर आता है संकट काल की दृष्टि से कमज़ोर शासन। लोकतंत्र में बच्चों हमने गुण में देखा था कि लोकतंत्र के जो फैसले लिए जाते हैं बहुत लंबे विचार विमर्श के बाद, बहुत जो है कमेटियाँ बिठाई जाती हैं, लंबा विचार विमर्श होता है, फैसले लिए जाते हैं, तो हमें बहुत समय लग जाता है।
हालांकि वो जो निर्णय लिए जाते हैं बहुत लंबे समय तक होते हैं, तो स्थायी होते हैं और टिकाऊ भी होते हैं। किंतु जो अपन संकट सामान्य काल में तो ठीक है, किंतु आलोचकों का कहना है कि संकट काल में जब देश को जल्दी त्वरित निर्णय लेने के लिए, एक अच्छा निर्णय लेने के लिए एक आदेश की ज़रूरत है या एक उसकी ज़रूरत है, कानून की ज़रूरत है, तब ये काम नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता है, सत्ता विकेंद्रित है, तो सबकी राय लेने में इसमें बहुत समय लग जाता है। और ऐसे समय में समर्थक कहते हैं कि जो गैर लोकतंत्र है वहाँ पर सही है। क्यों सही है? क्योंकि वहाँ पर तो एक आदेश ही है, चाहे वो मौखिक आदेश ही हो, वही कानून का रूप ले लेते हैं। हालांकि ये भी अपन सही नहीं मान सकते, क्योंकि एक व्यक्ति का आदेश सही हो ये हमेशा सही नहीं होता। तो क्या किया जाए? तो कहीं कहीं ये कमी इसमें आ जाती है कि संकट काल में लोकतंत्र में निर्णय जो होते हैं उनको लेने में बहुत देरी होती है, और ये संकट काल में कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो निर्णय तुरंत होने चाहिए। तो ये भी एक कमी के रूप में इसके में सामने आता है। तो इसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी ऐसे कोई निर्णय लिए जा सके। फिर आता है विश्व शांति का समर्थक नहीं। ये तो लोकतंत्र मानते हैं कि लोकतंत्र जहाँ है वहाँ पर जनता का ध्यान रखा जाता है, जनता का शासन है। किंतु जो साम्यवादी हैं, समर्थक हैं, वो कहते हैं कि लोकतंत्र और पूंजीवाद, पूंजीपति जो है देश है, इनके आपस में मेल है, इनके एक दूसरे के जो है इनमें साठगांठ होती है। और ये क्या होता है कि जितने भी बड़े बड़े देश जहाँ पे लोकतंत्र है वो सारे पूंजीवादी देश। और पूंजीवादी देश में आपने पढ़ा था उपनिवेश जो गुलाम बना लिया जाता है देश में से, ब्रिटेन फ्रांस के नाम तो आते ही हैं यूरोप में। तो इन्होंने क्या है कि युद्ध और जो है साम्राज्यवाद को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। किंतु अभी वर्तमान में भी देखा जा रहा है कि यूरोप के कुछ देशों ने अब क्या किया, युद्ध और साम्राज्यवाद पे थोड़ा सा रोक लगाते हुए इन्होंने एक नई प्रथा को आरंभ किया है जिसको कहते हैं नव उपनिवेशवाद। इसमें इन्होंने क्या तरीका वही है, पर इन्होंने थोड़ा सा अपना जो है उसको बदल दिया है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से धन के जरिए या मदद ले करके, और ये जो छोटे देश हैं, जो गरीब देश हैं, कमज़ोर देश हैं, जैसे अफ्रीका के देश हैं महाद्वीप के, तो वहाँ के देश के लोगों, वहाँ के देश के मतलब जो उस महाद्वीप के जो देश हैं उन पे वहाँ पे अपना हित साधने के लिए वहाँ पे जा कर के प्रयास करने का जो है इनका मुख्य उद्देश्य रहता है। तो यहाँ ये साम्यवादियों का कहना है कि ये जो आपस में इनके साठगांठ है ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं मानी जा सकती। तो इसका ये जो रूप है विश्व शांति के लिए, इसको खतरा भी मान सकते हैं। तो ये बच्चे जो है अपन ने देखा लोकतंत्र के कुछ अवगुण, इसके अलावा हम कुछ अवगुणों की पहले भी चर्चा की थी। तो यहाँ पे फिर बात आती है कि अगर लोकतंत्र कायम रखना है तो ऐसी क्या परिस्थितियाँ हों, क्या ऐसा माहौल हो कि वहाँ लोकतंत्र को आगे सफलता मिलती जाए। इसको अगर अपन अपने उदाहरण से देखें, आप लोग विद्यार्थी हैं आप, तो आप चाहेंगे कि आपको सफलता मिले, सभी बच्चे चाहते हैं। तो सफलता मिलने के लिए आपको पढ़ाई तो करनी है, पर पढ़ाई के लिए अगर आपको वास्तविक माहौल ना मिले, शोर शराबा हो रहा हो, शोरगुल हो रहा हो, शांति ना हो, या आपको जो है किताबें समय पे ना मिले या उचित माहौल नहीं मिले, तो आप उतनी सफलता नहीं पा सकते जितने की आवश्यक है। या जैसे एक पौधा है, उसको पनपने के लिए अगर प्रॉपर पानी ना मिले, खाद ना मिले, तो पनपेगा नहीं, वो मुरझा जाएगा। तो यहाँ पे हम जो अगली कड़ी के रूप में बच्चों अगला पॉइंट ले रहे हैं, अगला टॉपिक ले रहे हैं कि लोकतंत्र जो है इसकी सफलता के लिए ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं, वो अगर नहीं मिलती हैं तो लोकतंत्र को ज़्यादा विस्तार नहीं मिलेगा या उसको मजबूती नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि लोकतंत्र के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं। लोकतंत्र मतलब जहाँ पे जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है वहाँ पर दूसरी व्यवस्था है। आपको पता है दुनिया में बहुत सारी शासन व्यवस्था है। कहीं पे गैर लोकतंत्र है, वहाँ तानाशाही भी हो सकती है, राजशाही भी हो सकती है, जिसको अपन कह सकते हैं सैन्य शासन, निरंकुश व्यवस्था, जहाँ पर केवल हथियारों के दम पे सत्ता को हड़पने का प्रयास किया जाता है और किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष के हाथ में सारी कमान होती है और उसके निर्णय जो होते हैं वो लागू होते हैं और नागरिकों को वहाँ स्वतंत्रता मिलती नहीं है। तो वहाँ तो हम मान सकते हैं कि भाई लोकतंत्र नहीं है, किंतु जहाँ पे लोकतंत्र है वहाँ पर भी लोकतंत्र कायम रह सके इसके लिए उसको क्या परिस्थिति मिलनी चाहिए। तो पहले तो अपन मानते चलो भाई स्थापना नहीं है, स्थापना हो गई तो उसको मजबूती मिलनी जरूरी है, मजबूती के साथ साथ उसका विस्तार भी। तो लोकतंत्र में हम चूँकि रह रहे हैं अपन भारत में लोकतंत्र, तो हम ये सब इसका अनुभव कर रहे हैं। फिर भी हम देखते हैं कि अगला पॉइंट कि सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी होनी जरूरी है लोकतंत्र के लिए। तो पहले इसकी जो है शांति और व्यवस्था। लोकतंत्र में अगर आप देखें कि जहाँ पे जिन देशों में लोकतंत्र है वहाँ पर अगर गृह युद्ध की स्थितियाँ बनी हुई हैं, अब आपने गृह युद्ध पढ़ा है, युद्ध तो आप सब जानते हैं कि सीमाओं पर जो एक देश और दूसरे देश के बीच में होता है। तो गृह युद्ध का अर्थ अपन क्या निकालेंगे?
गृह युद्ध बच्चों देश के भीतर ही ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं जब सरकार विरोधी गुट जो होते हैं सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और इसके लिए वो अपनी मांगें मनवाने के लिए कुछ ऐसे अनुचित साधनों का उपयोग करने लगते हैं और देश का माहौल ऐसा हो जाता है जो धीरे धीरे कई बार पूरे देश को अपनी चपेट में ले लेता है और ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि जैसे देश के भीतर ही लड़ाई का माहौल हो गया और युद्ध छिड़ गया। तो ऐसी स्थिति अगर हो जाती है तो वहाँ पे लोकतंत्र को एक खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी स्थिति ना हो इसके लिए लोकतंत्र में शांति व्यवस्था का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर शांति है तो कल्याण के लिए सरकार कोशिश करेगी, जनता के लिए नए नए योजनाएं बनाई जाती हैं, नए नए प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। और ये कब संभव है? जब देश में शांति का माहौल हो, तभी तो देश की उन्नति के लिए, देश के रहने वाले जो व्यक्ति उनकी उन्नति के लिए सरकारें कोशिश करेंगी। इसमें सारा सरकार का ध्यान कहाँ चला जाता है? जो सरकार विरोधी तत्व हैं उनको समझाने में या उनकी मांगें पूरी करने में चला जाता है। फिर दूसरा पॉइंट हम देखते हैं सुदृढ़, सुदृढ़ में पक्का, मजबूत, जमी हुई व्यवस्था। और कैसी? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। एक जो देश की इकोनॉमी होती है उसका सफल होना, उसका मजबूत होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उस पर ही तो देश टिका हुआ है। अगर देश की अर्थव्यवस्था सही नहीं है तो वहाँ पे लोकतंत्र को भी खतरा है, क्योंकि फिर लोकतंत्र भी सुदृढ़ नहीं हो पाएगा, लोकतंत्र को मजबूती वहाँ पर नहीं मिल पाएगी। और कहीं कहीं फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोकतंत्र में अर्थव्यवस्था अगर गिरती जा रही है तो देश के लोगों का स्तर भी क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है, निम्न हो जाता है और वहाँ पर लोकतंत्र की सफलता के लिए जो परिस्थितियाँ हैं वो नहीं पनप पाती। तो किसी भी देश में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ होना या उसको मजबूती मिलना बहुत आवश्यक है और इसके लिए सरकारें प्रयासरत बनी रहती हैं। उनकी कोशिश यही होती है कि देश में जनता को अर्थव्यवस्था सही रहे, उनको सारे आगे बढ़ने के अवसर मिलते रहे। फिर हम देखते हैं अगला, आर्थिक समानता की स्थापना। आर्थिक रूप से जब विषमता हो जाती है, अधिकतर हमने देखा है कि दो तरह के वर्ग तो हैं, वर्ग संघर्ष जिसमें होता है, वर्ग संघर्ष अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। क्योंकि गरीब वर्ग का मानना है कि सारे अधिकार तो मालिकों के पास चले जाते हैं, एकाधिकार सारा किसका हो जाता है? मालिकों का। मतलब एक तरफा बात हो जाती है और जो दूसरा वर्ग है, मजदूर वर्ग है या निम्न वर्ग है, उसको उसके वो अधिकार नहीं मिल पाते जो कि लोकतंत्र में रहते हुए उसको मिलना चाहिए। लोकतंत्र क्या कहता है? आर्थिक समानता को बल देता है। समान मतलब आर्थिक रूप से सब एक समान हो, किंतु देखा क्या जाता है कि देश में एक वर्ग जो है जिसको अपन मुट्ठी वर्ग भी कह सकते हैं, ये कुबेर लोग होते हैं जिनके पास अपार धन है और बाकी जनता जो है वो कम में ही गुजर बसर करती है। तो ये जो आर्थिक विषमता है ये सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र के लिए हो जाता है। तो इसके लिए कोशिश की जाती है कि मध्यम वर्ग, एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ था और मध्यम वर्ग से क्या हुआ, इन दोनों के बीच की जो खाई है उसको जो है कम करने का प्रयास किया गया। तो आर्थिक समानता का होना लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक परिस्थिति का तत्व माना जाता है, इसका होना बहुत आवश्यक है। फिर हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की स्थापना। आपको मैंने पहले ध्यान होगा सामाजिक लोकतंत्र पढ़ाया था, लोकतंत्र के प्रकार में, और उसको सामाजिक लक्ष्य जो था सामाजिक समता की भावना, अगर ये नहीं है तो सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। और सामाजिक न्याय क्या है कि सबको लोकतंत्र में समान समझा जाए, उनके लिए एक निष्पक्ष स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना हो, सभी को धन के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति, नस्ल, लिंग, धन, जन्म सबके आधार पे समान समझा जाए। और चूंकि वो समाज का अंग है, और समाज का अंग है तो समाज कहाँ बना? देश में बना है। तो देश में जो समाज हैं, अलग अलग धर्म समूह होते हैं, अलग अलग भाषा समूह होते हैं, धार्मिक समूह होते हैं, प्रांतीय समूह होते हैं। फिर इन समूहों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, उनको सबको समान प्रगति के अवसर मिले, समाज में उनको आगे बढ़ने के अवसर मिले, तभी सामाजिक न्याय की स्थापना हो सकती है। अर्थात ये कि समाज में या उस देश में जो व्यक्ति रह रहा है उसको एक तरह से मानसिक रूप से ये संतुष्टि मिले कि देश में सरकारें जो है उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही हैं, उसको अन्य वर्गों के हिसाब से ही समाज में जो मुख्य माना जा रहा है, उसके हित के लिए भी सरकारें जो है वो कोशिश कर रही हैं। और कोई भी सरकार अगर कोई नियम कानून बनाती हैं या कोई प्रगति के लिए कोई उनके लिए कार्य करती है तो उसमें सबका हक जो है वो उसमें मिलता है। तो सामाजिक न्याय की स्थापना अगर देश में है तो सरकार जो वहाँ पे कार्य कर रही है उसको एक उचित वातावरण मिलता है, और उचित वातावरण मिलता है तो किसका कल्याण होता है? जनता का ही कल्याण होता है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में न्याय की स्थापना हो गई तो जनता को भी आगे बढ़ने के अवसर मिल जाते हैं। तो ये जो कुछ पॉइंट हैं जो एक लोकतंत्र के स्थापना के लिए तो है ही, स्थापना तो है ही, पर वह सफल भी रहे इसके लिए ये कुछ आवश्यक परिस्थितियों का होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा बच्चे और भी परिस्थितियां हैं जिसका अपन अध्ययन अगली कड़ी में करेंगे।
अभी आज के लिए इतना ही मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ। और इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं मैं ऑडियो के जरिए बताऊँगी, उनको आप ढंग से देख करके, और कुछ आपको बुक्स के भी पेज नंबर बताऊँगी या उसके प्रिंट निकाल के दूँगी आपको, ताकि उसको देख करके और आप भली प्रकार से पढ़ लें, अध्ययन कर लें, और फिर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जवाब दे दें। धन्यवाद।